अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो एक सोशल वर्कर हैं। उसके अलावा उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। जनरल सेक्रेटरी हैं वो लेडीज विंग की और एक्स काउंसलर भी रह चुकी हैं। उनका नाम है आलिया बेगम। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह से जनरल सेक्रेटरी हैं लेडीज विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो मुझे बताइए पार्टी को ज्वाइन किए हुए आपको कितना अरसा हो गया? सबसे पहले तो मैं वीनस टीवी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया। पाकिस्तान पीपल पार्टी को ज्वाइन किए हुए मेरे 15 साल हो चुके हैं। मैं सबसे पहले तो पार्टी की यूसी काउंसलर बनी। यूसी में रह के मैंने लेडीज़ को रिलीफ दिया, सिलाई सेंटर खोले, ब्यूटिशियन इंस्टीट्यूट चलाए जिसमें बच्चियों को फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग भी दी जाती थी और साथ वो गरीब बच्चियों को एक मंथली वजीफा भी दिया जाता। अच्छा। कि वो बच्चियाँ जो ट्रेनिंग ले रही हैं अगर उनके पास ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, मसलन ब्यूटिशियन कोर्स के लिए आपको पता है कि ब्यूटिशियन का सामान कितना महंगा है। बिल्कुल वो ऐसे सामान भी हमने आप लोग प्रोवाइड करते थे। हाँ, और साथ बच्ची को वजीफा भी देते थे कि आने जाने का भी उसको कोई तकलीफ ना हो। अच्छा। ट्रैवलिंग अलाउंस उसको समझे। अच्छा। स्पोर्ट जिसमें आप समझे वो हमने 2500 उनको वो भी देते। ये तो बहुत अच्छा और नेक काम किया आपने और कर भी रही हैं माशाल्लाह से। तो आपको 15 साल हो गए इस पार्टी को ज्वाइन किए हुए। इन 15 सालों के करियर में आपने क्या क्या देखा, मतलब क्या क्या हर्डल्स आई और कितने जगहों पे ये लगा कि आपको पार्टी क्यों ज्वाइन करना पड़ी? मैं बेसिकली शुरू से एक सोशल एक्टिविस्ट थी। अच्छा। मुझे किसी की खिदमत करके सुकून महसूस होता, खुशी मिलती थी। तो फिर जब मुझे सियासी प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे और खुल के खिदमत करने का मौका मिला अपने मुल्क और कौम के लिए। इसमें ये हुआ कि मैंने गरीब बच्चों की शादी कराई, बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट पे काम किया। आपने देखा होगा अक्सर बच्चों की मुताज हो जाती हैं, बहुत दफा बीवियां शोर की हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट पे काम किया तो औरतों की ये छोटी छोटी ख्वाहिशें जो उनको कार्ड के जरिए हर 3 महीने बाद 5-6 हज़ार मिलता था, तो उसके लिए वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर लेते। नहीं तो इसके बारे में तो सुना जाता है कि सिर्फ बोला ही जाता है कि मिलता भी था कि लोगों को नहीं मिलता था, क्योंकि मोस्टली सुना गया है कि ये नहीं मिलता। बात सुनिए, हर चीज के मनफी और मुस्बत पहलू होते हैं। बिल्कुल अभी ये सास प्रोग्राम का आप देखिए, ये भी दरअसल विस्प का ही एक प्रोग्राम है, बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट का, जिसको एहसास का नाम दिया गया। इसमें भी आप ग्राउंड पे जाके देखिए, इसमें भी इतनी गलतियां हैं कि मेरे पास एक बेवा औरत आई, उसका कार्ड बंद हो गया, वो रो रही है, चीख रही है कि मेरा क्यों बंद हुआ। और ऐसी औरतें भी आई कि वो कहती हैं हमारे 7 वालों की बिल्डिंग है, 7 मंजिला, उनकी बहुओं को भी मिल रहा है, उनकी बेटियों को भी मिल रहा है। तो हर जगह सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी जरूर है। बिल्कुल। तो आपको लगता है सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो नाहक लोगों को ये दिलवा देते हैं और जिनका हक होता है उनको नहीं मिलता? मकसद जो लोग कह रहे थे सिंध गवर्नमेंट ऐसी है, जो नए आए हैं उन्होंने भी उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। मकसद ये है कि जो पुराने लोग थे उनको मिलना बंद हो गए, जो नए आए हैं उनमें भी वही जो माली तौर पे स्ट्रांग है उन्हीं लोगों को मिल रहा है। यानी कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है वो एहसास के नाम से इदारा जो इन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो था पहले, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट वेबसाइट तो वही है ना, अच्छा। की है। हाँ। तो ये जो प्रोग्राम लाए हैं इसका नाम एहसास है, वेबसाइट वही है। मतलब उन्होंने नाम बदल दिया है, काम वही चल रहा है जो बीबी के जमाने में काम चल रहा था। इसके अलावा आप एक्स सिटी काउंसलर भी रह चुकी हैं, तो जब आप काउंसलर थी तो तब आपने क्या क्या खिदमत अंजाम दी? जब मैं सिटी काउंसलर बनी तो मुझे एक मखसूस फंड मिला जिससे मैंने सेवरेज लाइनें बिछाई, सीसी फ्लोरिंग कराई। अच्छा। फिर रोड बनवाए। तो इससे मेरे इलाके में लोग बड़े खुश हुए कि फिर दूसरी लेडीज को भी आगे आने का मौका मिला
یہ ایک عورت جو ہے اس نے ایک گھریلو اور عام عورت تھی, اس نے روڈ بنوائے, سیوریج لائنیں بچھائی, آپ کی وجہ سے ان کو مطلب حوصلہ ہوا. اچھا. تو ابھی زیادہ سے زیادہ لیڈیز پاکستان پیپل پارٹی کو جوائن کر رہی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ ایک سوشل تنظیم ہے. جی بالکل ایسا ہے. تو اس پلیٹ فارم سے آپ نے دیکھا ہوگا پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایسی عام عورتیں اسمبلیوں تک گئی, سینیٹر بنی, ملک و قوم کی خدمت کی. پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ گراؤنڈ کے ورکر کو اسمبلیوں تک لے کے جاتی ہے, اور مجھے بھی اچھا لگا. شہید بے نظیر بھٹو کا تو خواب بھی یہی تھا, کیونکہ وہ خود پاکستان کی ایک مسلم پہلی عورت تھیں جو وزیر اعظم منتخب ہوئی تھی. تو ان کا ایک یہی خواب تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے لڑیں اور اپنے حق کے لیے آگے بڑھیں. اور آپ دیکھیں یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپل پارٹی کو جاتا ہے کہ ویمن پولیس اسٹیشن بنے. جی. یہ لیڈی ہیلتھ ورکر کا پروگرام وہ لے کے آئی, بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام وہ لے کے آئی, پھر ویمن بینک بنے, ویمن پولیس اسٹیشن بنے. جی جی جی. تو وہ جب آئیں تو انہوں نے لیڈیز کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام لے کے, کیونکہ وہ خود ایک جو ہے وہ عورت تھیں, اور اس کے علاوہ وہ بہت سارے مردوں میں ایک اکیلا ایسا عورت کی شکل میں شیر تھا کہ جو مطلب حق کے لیے لڑتا تھا. اس کے علاوہ مجھے بتائیں مرکزی کمیٹی بھی ہے آپ کی؟ میں مرکزی امن کمیٹی اینڈ بین المذاہب ہم آہنگی کی کراچی کی لیڈیز ونگ کی صدر ہوں. تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہی سمجھے کہ ایک سوشل آرگنائزیشن ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت ہے, کہ لوگوں کی خدمت لوگوں کے ذریعے. بالکل. مقصد ہمارے ساتھ ایسے کچھ ممبران بھی ہیں جو میڈیکل کی فیلڈ سے ہیں, کچھ وکلا ہیں, اس طرح مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. تو اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مرکزی امن کمیٹی اینڈ بین المذاہب ہم آہنگی. تو یہ سب کس طرح سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا آپ نے ابھی نام لیا ہے؟ یہ ہر جگہ جہاں کے بھی مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کسی لیڈیز کا مسئلہ کورٹ کا آ گیا, جو ان کی وکلا کمیٹی ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, ان لیڈیز کو سپورٹ کرتی ہے. جو ان کے چھوٹے چھوٹے جیسے طلاق کا مسئلہ آ گیا اور گھریلو ناچاکیاں اس طرح کا, مطلب اس طرح کے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی آتے ہیں. تو کیسے کس طرح سے ان کو ڈیل کرتی ہیں آپ؟ بس کیس کی نوعیت کو دیکھ کے جو ہماری وکلاز ہیں تو وہ پھر اپنے حساب سے اس کو جس طرح وہ جو کمپلین لے کے آیا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے, صحیح, تو اس کے جو وہ چاہ رہے ہیں ہم اس کو اسی طرح حل کرنے کی کوشش اسی طرح سے آپ اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. سوشل ورکر بھی ہیں آپ, تو سوشل ورکنگ میں بھی یہی چیز ہے اور کمیٹی میں بھی آپ یہی چیز کر رہی ہیں. تو مین مقصد آپ کا یہی ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنا, یہاں کی عوام کی خدمت کرنا. جب آپ کونسلر تھیں تو تب آپ کے پاس شکایتیں آتی تھیں لوگوں کی, لوگ آپ کو مطلب بتاتے تھے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے؟ مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ میں ایک عورت ہوں, میرے پاس عورتیں بھی آتی تھی اور مرد بھی. تو اس وقت میں کہتی ہوں اللہ پاک نے مجھے کچھ ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ بوڑھے بھی بعض دفعہ آتے تھے اپنی کمپلین سے لے کے. اچھا. تو اللہ پاک نے میں کہتی ہوں میرے پہ ایسی کرم نوازی کی کہ میں نے کسی کام میں ہاتھ ڈالا تو وہ کام ہوتا چلا گیا. اور ایسے کام جو میں اب سوچ رہی ہوں مجھے مشکل لگتے ہیں, تو وہ میں نے اتنے بڑے بڑے کام بڑی آسانی سے مطلب اللہ نے آپ کو اس میں سے گزار دیا. ابھی بات کریں گے ہم, آج کل آپ کو پتہ ہے بجٹ آ چکا ہے, تو بجٹ پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے غریب دوست بجٹ پیش کیا ہے, جس میں 20% تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے. اچھا. لیڈیز کے لیے بلا سود قرضوں کی اسکیم آئی ہے. پھر جو ابھی بجٹ پاس ہوا ہے لیڈیز کے لیے بلا سود. پھر اس کے علاوہ جو مزدور ہے اس کی کم از کم اجرت 25,000 رکھی گئی. مطلب مزدور کو اب ریلیف مل سکتا ہے؟ مل سکتا ہے. اچھا. مزدور کو, فیکٹری ملازمین کو, یہ بھی غریب بھی آپ کو پتہ ہے 20% تنخواہوں میں اضافہ, تو یہ بھی غریب کو ریلیف ہی ہے. کووڈ آپ کو پتہ ہے کووڈ چلا اور کووڈ بہت بری طرح سے چھا گیا,
تو اب جو ہے اس کی ویکسینز چل رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے ویکسینیشن کروانی چاہیے؟ جی میں تو بولوں گی ویکسینیشن کرانی چاہیے. اچھا. لیکن مختلف لوگوں لیکن کی بہت ساری جگہوں سے مطلب کچھ ایسا پتہ چل رہا ہے کہ ویکسینیشن کروانے کے بعد یا لگوانے کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کچھ لوگ تو اللہ معاف کرے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے بعد مطلب ڈیتھس بھی ہو جائیں گی. یہ چیزیں ہم نے بھی سنی ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. دیکھیں بعض لوگوں کے اندر سے ایسی کوئی کمزوری ہوتی ہے تو یہ انجیکشن لگنے سے اگر ان کی معمولی طبیعت خراب بھی ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ یہ ویکسینیشن جو ہے یہ ٹھیک نہیں. صحیح. یعنی کہ ان لوگوں کو یہ افیکٹ کرتی ہے جن کا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا, تو ان کو یہ لگتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ وہ افیکٹ کرتی ہے. صحیح. آگے جا کے آپ اور کیا پارٹی کے لیے بہتری کرنا چاہیں گی؟ میں کہتی ہوں کہ عورتوں کے لیے جیسے ہماری قائد وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. بالکل وہ پروگرام لے کے آئی. تو اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ لیڈیز کے لیے ایسے جس علاقے میں جس چیز کی ضرورت ہے. آج میں ایک پروگرام میں لیاری میں گئی, وہاں کی لیڈیز کی یہ خواہش تھی جیسے دیکھیں پڑھے لکھے پوش ایریا اور کچی آبادی کے لوگوں کی الگ الگ ڈیمانڈ ہے. تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ہمیں ایک سلائی سینٹر کھول کے دیں تاکہ ہماری جو بچیاں یہ ایک ہنر بھی سیکھ لیں گی تو چلو ایک اپنے گھر کا چولہا بھی جلتا رہے گا. تو اس طرح جس کی جو ڈیمانڈ ہے, جس علاقے ہر علاقے کی ایک الگ رہن سہن کا طریقہ, بول چال الگ ہے. بالکل. کراچی شہر میں اتنے سارے لوگ رہتے ہیں جو طرح طرح کے ہیں, لیکن اس کراچی شہر نے بہت سارے لوگوں کو پناہ دی ہے اور یہاں پہ بہت بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں. یہ مین ہب ہے ہر ایک چیز کا. آپ کو کبھی کبھی لگتا نہیں ہے کراچی کے ساتھ کبھی زیادتی ہوتی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کافی کچھ کراچی میں اٹھنا شروع ہو گیا تھا, لائک کوڑوں کے ڈھیر لگ گئے تھے. سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ کوئی کراچی کا والی وارث نہیں رہ گیا. یہ دیکھیں میں کہتی ہوں سندھ پورے پاکستان میں ایک ماں کا رول ادا کر رہا ہے. بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے کہ کبھی سندھ کے لوگ پنجاب کے پی کے گلگت بلتستان یا پنجاب میں روزگار کے لیے نہیں گئے. بالکل. میں کہتی ہوں کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو سندھ ریلیف دے رہے ہیں. ابھی جو بڑے بڑے دعوے دار ہے کہہ رہے یا صحت کا نظام صحیح نہیں ہے وہ نہیں ہے, آپ دیکھیں کارڈیو جس میں دل کا ہر قسم کا علاج فری آف کاسٹ ہے. اچھا. پھر اس طرح جگر کی ٹرانسپلانٹ, یہ کل میں ایک نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بچہ کے پی کے سے آیا. تو آپ کو پتہ ہے پہلے کراچی میں, ہاں یہ کل پرسوں کا واقعہ ہے. یہاں سے لوگ انڈیا جاتے تھے جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے اور میرے خیال میں تقریباً 60 لاکھ سے اوپر کا خرچہ تھا. تو وہی جگر کا ٹرانسپلانٹیشن سندھ میں فری میں ہو رہی ہے. تو میں کہتی ہوں کبھی کوئی سندھ کے لوگ علاج کے لیے بھی کہیں نہیں گئے, نہ روزگار کے لیے گئے. سندھ نے پورے پاکستان کی عوام کو دل سے لگایا ہوا ہے. بالکل ایسے. تو ظاہر ہے جتنی زیادہ عوام ہوگی اتنے زیادہ مسائل بھی ہوں گے. تو ان مسائل کو دیکھنا چاہیے نا. وہ مطلب کون لوگ ہیں جو ان مسائل کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ دیکھیں مسائل تو حل ہو رہے ہیں. کراچی کو ایک ٹائم پہ روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا, آج وہ روشنیوں کا شہر جو ہے وہ بالکل کبھی کبھی آپ کو بھی پتا ہے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے. تو اس کا مطلب رسپانسبل کون ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ چلے آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ, لائٹ کا ایشو تو پورے پاکستان میں ہے. پانی کا ایشو میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے. میری امی سے بات ہوتی ہے, بھابیاں میری کہتی ہیں 3 دن سے پانی نہیں آیا, لائٹ کے ایشوز ہے. تو یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, لیکن سندھ کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. سندھ کو اس لیے کراچی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, وہی میں اسی بات کی طرف آؤں گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہاں سب انڈسٹریز کے ہب ہیں اور یہاں پہ مطلب ساری مین انڈسٹریز یہاں پہ ہیں. تو اس کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا اس شہر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ چلے موجودہ سندھ گورنمنٹ نے اگر زیادتی کی ہے تو وفاق والے کچھ کر کے دکھا دے. یہی امید اگر وفاق والے سندھ گورنمنٹ سے لگا کے بیٹھے ہو تو پھر کون کرے گا؟ یا دونوں مل کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. آج تک عوام کی خدمت کے لیے تو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. آج تک اتنے سالوں میں آپ نے کبھی سنا ہے وفاق اور سندھ اسمبلی ایک ساتھ بیٹھی ہو؟
देखे ये किसी एक को तो कदम बढ़ाना चाहिए। चलें, आवाम यहीं के से हम लिए। अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है। व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम लोग बैठे हैं इस वक्त आलिया बेगम साहिबा के साथ और बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ी मजे मजे की बातें हो रही हैं। बात हो रही थी कराची की लाइट्स पे। कराची को एक वक्त में सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, तो आज आपको क्या लगता है कराची में इतनी लंबी लंबी जो लाइट जाती है उसका जिम्मेदार कौन है? ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि लाइट्स पूरे पाकिस्तान में जा रही है। नहीं, लेकिन कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, अब कराची में लाइट्स नहीं मिलती। अभी आप देखे सदर पाकिस्तान कराची से वो लाइट जाने वाली लाइट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वैसे रोशनियों का शहर जो था वो कराची था कि नहीं था? आज मुझे नहीं लगता, मैंने देखा नहीं है। आप कह रही हैं कि मैं मतलब रोशनियां हैं, मुझे तो नजर नहीं बात सुने, ये उस तरह की बदअमनी हमें तो कहीं नहीं नजर आई। अभी तो काफी पुरअमन है कराची। पहले लियारी के बारे में मशहूर था कि उधर के हालात खराब है। मैं खुद दिन में भी गई हूँ, रात में भी गई हूँ। तो कराची तो ज्यादा पुरअमन और रोशनियों का शहर है अब भी। चले, मुझे ये बताएं कि यहाँ लिखा हुआ है मरकजी अमन कमेटी भी आपने एक बनाई है, उस कमेटी का क्या ताल्लुक है मुल्क और कौम की खिदमत करने में? ये मरकजी अमन कमेटी एंड बैनुल मज़ाहिब हमांगी, इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब मुख्तलिफ सियासी पार्टी के लोग हमारे साथ शामिल है। सही। हर एक अपनी फील्ड में रहते हुए इंसानियत की खिदमत कर रहा है। इसमें हर मज़ाहिब के लोग, सियासी पार्टी के लोग, सोशल एक्टिविस्ट। तंजीमुल अवान के बारे में कुछ बताएं। तंजीमुल अवान सिंध लेडीज विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं आप, यहाँ क्या काम होता है? ये एक हमारी अवान बरादरी की तंजीम है जिसमें मुख्तलफ शोबा ज़िंदगी में हमारे अवान बरादरी के लोग बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं। तो वो अपनी बरादरी की खिदमत उस स्टेज पे रह के अपने लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। डॉक्टर्स भी हैं, अभी आप देखे हमारे सेनेटर है शादत अवान, इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान मुल्क और कौम की बल्कि अपनी बरादरी की भी खिदमत की। सही। तो अभी जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? नए पाकिस्तान में तो आप जी रही हैं माशाल्लाह से, नया पाकिस्तान कैसा लगा आपको? ये नया पाकिस्तान तो मैं कहती हूँ इससे तो पुराना पाकिस्तान बेहतर था। अच्छा। नया पाकिस्तान एक ख्वाब था, ये एक हवा थी, आई और चली गई। अच्छा। बाकी तो वही सब कुछ पुराना ही आप देख रहे हो। पुराना तो नहीं है, बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं, बजट नया आ गया है और मईशत जो है वो हमारी माशाल्लाह से तबाह हो रही है। बजट कैसा है? अवाम रिलीफ बजट तो नहीं है। लेकिन अभी जो पिछले दिनों में बजट आया है, कौमी असम्बली में जो बजट के मौके पे जो एक पूरी फिल्म चली है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो तो आपने देखा होगा, वो एक सियासी अखाड़ा था, मैदानी जंग था। बिल्कुल। वो बजट तो नहीं नजर आ रहा था, ये सियासी लोगों का एक ड्रामा नजर आ रहा था। हाँ। तो उस ड्रामे में कौन कौन आपको लगता है कि शामिल था? वो होना चाहिए था उस वक्त या नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए था। ये एक असम्बली में लोगों के मसाइल की तरफ आते हैं, ये बस एक दूसरे को मैं कहती हूँ दबाने की कोशिश, एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाने के लिए हम अच्छे हैं वो गलत है। भी जो अच्छा काम करेगा उसका काम बिल्कुल और नाम भी होगा। बिल्कुल ऐसे है। तो इस तरह लड़ने झगड़ने से बाहर के मुल्क और अपने अवाम को क्या मैसेज जाता होगा? ये तो उनके लिए भी यही है कि हमारे लीडर ऐसे हैं, ये हमें क्या रिलीफ देंगे। और ये भी मैसेज जाता है, ये तो पढ़े लिखों की असेंबली तो नहीं नजर आ रही, ये तो गली मोहल्ले में भी ऐसी जंगे होती है, बल्कि ये उससे ज्यादा खतरनाक। क्योंकि जब किसी को भी सीट दी जाती है या किसी को भी सीट मिलती है तो वो बहुत सारे उस इलाके के
उन लोगों का एक मान होता है जब किसी को वोट किया जाता है मेरे ख्याल में, तो जब वो बंदा सीट जीत जाता है तो फिर वो उस इलाके के लोगों को ये एक मतलब मान होता है कि आस उम्मीद होती है। अब हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। खैर, आप एक छोटे कस्बे से आपने बताया आपका ताल्लुक है, तो आपने वहां पे अपने लोगों के लिए क्या किया? मैंने स्पेशली आपको पहले भी बताया कि लेडीज़ के लिए काम किया। हमारे इलाके में ज़्यादातर पश्तो स्पीकिंग लेडीज़ है। आपको पता है कि वो घरों से बाहर कम निकलती है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे निकले, लेडीज़ के लिए काम किया। अब मुख्तलिफ बरादरों की लेडीज़ पुलिस में भी आ गई, पोलियो और हेल्थ के मुख्तलिफ उसमें वो क्योंकि पहले ये चीज नहीं होती थी, पठानों में ये चीज नहीं होती थी। लेकिन अभी मुझे खुशी होती है कि पुलिस में देखो आपको मिलेंगी, पोलियो प्रोग्राम में, लेडी हेल्थ वर्कर्स में, हर फील्ड में आप देखें कि लेडीज ज्यादा से ज्यादा आगे आके मुल्क और कौम की खिदमत कर रही है। आपकी बीबी से मुलाकात हुई कभी? शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मुलाकात की आपने? मेरी तो उनसे मुलाकात नहीं, उस वक्त हम इलाकाई सतह पे काम कर रहे थे। अच्छा। लेकिन उनके बारे में जो हमारे पार्टी की दूसरी लेडीज है उनसे हमने ये सुना है कि उनको वाइट दुपट्टा बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो वो अक्सर हमें भी बोलती थी कि आप वाइट दुपट्टा पहना करो। वाइट कलर जो होता है वो अमन की निशानी होती है। अच्छा। और वो वर्करों के पास जमीन में बैठ जाती थी और उनकी बात गौर से सुनती थी और कोशिश करती थी कि जो उन्होंने लेडीज ने या जेंट्स है, जो भी वर्कर है, उनके पास घरों में जाके बैठ के उनकी बातें गौर से सुनती थी और कोशिश करती थी कि उस पे अमल दरामद हो। अच्छा, उसके अलावा आपने उनकी बातें जो हैं वो अपने बड़ों से सुनी है, लाइक जो सीनियर लोग हैं आपसे, और क्या क्या बताती थी वो आपको बीबी के बारे में? कोई एक ऐसा वाकया यादगार है कि जो आपको याद हो बीबी के बारे में, आपको किसी ने सुनाया हो? उनका यादगार वाकया जो वो पहली दफ़ा, ये आखिरी दफ़ा जब पाकिस्तान आई थी, बम धमाका हुआ था। जी, जिसमें वो शहीद हो गई। नहीं, उसमें बच गई थी। उसके बाद जो हुआ था रावलपिंडी में, उसमें शहीदी ये कारसाज वाले की बात कारसाज वाले की। अच्छा। तो उनका ये देखें कि वो इतनी दलेर औरत थी कि रात को उन्होंने मौत का मंजर अपनी आंखों से देखा। ऐसे गोश्त के लोथड़े उड़ रहे थे हवा में, खून ही खून था हर तरफ। बिल्कुल। और सुबह सवेरे वो लियारी पहुंची थी अपने वर्करों के पास। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के अलावा किसी सियासी जमात ने खून की कुर्बानी नहीं दी होगी। बिल्कुल। आप देखें कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हुए, उनके दो बच्चे, उनके बच्चे दोनों बेटे शहीद हो गए। बिल्कुल। और मोहतरमा ने भी वो रुकी नहीं, अपने बाप के मिशन को आगे लेके चली। आखिर आपने देखा कि जालिमों ने उनको भी दहशतगर्दी का निशाना बना दिया। सही। वो हम सब मुसलमान औरतों के लिए एक ऐसी मिसाल है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि उनका यही जो शेर की तरह वो आगे बढ़ती थी और वो मतलब अपनी पार्टी के लिए लड़ती थी, औरतों के हकूक़ के लिए लड़ती थी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे जान का ख़तरा हो सकता है, और वो अगले दिन वहाँ पहुँची हुई थी लियारी पे जब कारसाज पे धमाका हुआ था। आने वाले दिनों में आप इस मुल्क को और कितना बेहतर तरक्की की तरफ गामजन होते हुए देखती हैं? 2023 में इंशाल्लाह अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान के कामयाबी की तरफ गामजन होगा। इससे पहले भी जब भी पाकिस्तान पीपल पार्टी को मौका मिला, आज भी देखें मोहतरमा के जुल्फकार अली भुट्टो के प्रोग्राम को लोग फॉलो कर रहे हैं जी। थोड़ा सा नाम चेंज है। आप देखें उन्होंने अपने दौर में बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए। देखे पासपोर्ट, फिर शनाख्ती कार्ड, जी कौमी शनाख्त जुल्फकार अली भुट्टो ने दी, एटमी ताकत पाकिस्तान को बनाया। इस तरह के जितने भी आप देखे बड़े बड़े कारनामे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने किया। तो आपको लगता है कि 2023 में बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आने वाले वजीर आजम हैं?
आप देखें कि बिलावल की पैदाइश एक सियासी गोद और एक सियासी घराने में पैदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सियासी गोद में पला बड़ा, तो ज़रा खून तो बोलेगा, बिल्कुल वो अपनी माँ के नक्शे कदम पे चलेगा और उसकी कोशिश होगी कि वो अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा। तो बाद लोगों ने तो ये बोला था कि बीबी के जाने के बाद पीपल पार्टी खत्म होगी। तो वो आपने सुना है कि कितने भुट्टो मारोगे हर घर से भुट्टो निकलेगा। हम माएँ बहनें बिलावल भुट्टो के साथ है। ज़रा हमारी पार्टी शहीदों की पार्टी है, शहीद कभी मरता नहीं, बिल्कुल वो हमेशा जिंदा रहता है। इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो हमारा आने वाला वजीर आज़म है। आपका ये जज्बा और आपकी ये बात देखकर मैं देख रही हूँ आपकी आंखें जो है वो बहुत नम हो रही हैं। ये मोहब्बत है उस बीबी के लिए जो शहीद हो चुकी हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए ये इनकी मोहब्बत है कि इनकी आंखों में पानी आ गया है। मुझे ये बताएं कि अभी आजकल जो है आपकी पार्टी जो है, अभी तो आप को पता है कि ऑपोजिशन में है आप लोग, ऑपोजिशन का क्या किरदार है आजकल के जो हालात चल रहे हैं, आप लोग क्या इक़दामात कर रहे हैं? देखिए, जो सिंध गवर्नमेंट के इख्तियारात हैं, जो वसाइल उनके पास है, उनमें रह के आप ये बजट से ही आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो इक़्तिदार में नहीं है, आप ऑपोजिशन में हैं, तो तब आप क्या इस कौम के लिए इक़दामात कर रहे हैं, इनको रिलीफ देने के लिए क्या कर रहे हैं आप? तो वो मैं यही बता रही हूँ ना कि जो सिंध गवर्नमेंट में के इख्तियारात में है, जो वो कर सकते हैं। आप देखें हेल्थ का पूरे पाकिस्तान में, ये दिल का आप देखें कहीं भी कोई रिलीफ नहीं है। 15 साल हो गए आपको पार्टी को ज्वाइन किए हुए, 15 साल से लेकर अब तक का आपका अपना कोई यादगार वाकया है जो एक अनफॉरगेटेबल हो? मेरे साथ मेरी एक साथी वर्कर, उसके मियाँ को एक बाइक वाला मार के चला गया। अच्छा। तो सामने तो उसको कोई चोट नहीं आई, लेकिन हल्की फुल्की उसको दर्द महसूस हो रही थी। उसको हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराया। तो उसके बाद जैसे फैमिली वालों ने बोला कुछ नहीं है, ले आओ, वो जरे के पास जाएंगे तो वहाँ से घरेलू हम वो इलाज करेंगे। वो घर ले आए, घर के काफी डॉक्टर हो जाते हैं। हाँ, घर ले आए तो तीसरे ही दिन उसकी टांग से वो कीड़े, मकसद थोड़ा वो गरीब थी। अच्छा। छोटा सा घर भी था। हाँ। ज़रा वो जो अंदर उनको वो नसें कहीं कट गई थी। सामने चोट नहीं थी, वो खून अंदर ही रिसता रहा। खून रिस के उसमें वो कीड़े पड़ गए। फिर मैं और मेरे 2-3 और साथी हैं, उनको सिविल अस्पताल में गए। फिर अपने पार्टी के आला क़यादत से बात की तो उनके पूरे टेस्ट एक ही दिन में वो करवाने के बाद उसमें ये आया कि इनका इतना गहरा जख्म हो गया है कि 1 घंटे में 1 इंच ये ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बोला कि उनको जल्दी हम ऑपरेशन करते हैं। उनका ऑपरेशन करते करते थोड़ा लेट होते रात काफ़ी गुजर गई, टाइम गुजर गया। हाँ, कोई और इमरजेंसी केस आ गया था। 12 बजे के बाद उनका ऑपरेशन हुआ। वो टांग काट के फिर मुझे ला के दी। तो मुझे तो नहीं, मैं कहती ये क्या वजनी चीज़ है। तो जब उसने बोला ये आप इसको दफना दें, फिर मेरी एकदम चीख निकल गई। मैंने तो कटा हुआ जा कभी किसी की उंगली नहीं देखी। बिल्कुल। उसके बाद मतलब वो बच गए। अच्छा। लेकिन वो ऑपरेशन थिएटर से अपने रूम तक लाने तक सुबह हो गई थी। अच्छा। फिर मैं घर आई, अपने बच्चों को देखा। फिर मेरी पड़ोसन ने बताया कि आलिया आप अपने बच्चों का भी तो ख्याल करो। ये बच्चे आए, मैं बाहर से ताला लगा के चली गई थी। अच्छा। बच्चों को। अच्छा। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो उसके टेस्ट में आएगा, मतलब वो इतना टाइम गुजर जाएगा, आपको उसका अंदाजा नहीं था। तो वो कह रही थी कि ये बच्चे ऊपर आए छत पे, उनकी और हमारी छत आमने सामने थी। साथ थी। हाँ। अच्छा। तो कह रही थी, मुझे कह रहे थे आंटी हमें भूख लगी है, तो ये अंडा कैसे तोड़ते हैं? अच्छा। हमें बताओ। वो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो नीचे से ऊपर अपने घर से अंडा लेके आई। तो उसको मेरे बच्चे को तोड़ के बताया कि आप ऐसे तोड़ो, तो फिर इसको घी डाल के आप ऐसे फ्राई कर लो।
بٹ یہ تھوڑا سا وہ ڈینجرس نہیں تھا کیونکہ وہ بچے کو بتا رہی تھی؟ مقصد اتنا ان کو آتا تھا فرائی کرنا، لیکن ایک بچے کا یہیں سے ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے، مجھے بریک پہ جانا ہے. ویئرز میں ملوں گی آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویئرس. اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں عالیہ بیگم صاحبہ کے ساتھ اور ان سے بڑی اچھی اور بڑی انفارمیشن مل رہی ہے مجھے اور بہت کچھ ان کو جاننے کا موقع مل رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے صرف کراچی میں کام کیا یا کراچی سے باہر بھی کام کیا؟ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ مجھے کراچی کے باہر بھی ہے، اگر کسی نے آواز دی تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. اچھا. تو یہ کے پی کے میں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کا بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا جو اسپتال ہے کمپلیکس، اس میں 9 مریضوں کی آنکھیں ایکسپائر ہو گئی تھی ڈاکٹروں کی غفلت سے. اچھا. 1.5 مہینہ گزر گیا تھا، کوئی ان کی آواز نہیں بنی. ظاہر میری پیدائش بھی ادھر ہی کی ہے، میں نے ادھر سے ہی پڑھا لکھا ہے. تو جب میرے تک یہ بات پہنچی تو میں اسپیشلی یہاں سے وہاں گئی. آپ نے اس پہ سٹینڈ لیا، آپ نے سٹیپ اٹھایا؟ ہاں. پھر میں نے ان مریضوں کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ کیا کیا واقعہ ہے انہوں نے سارا بتایا. پھر یہ کہ وہ جب میں نے اس کام میں ہاتھ ڈالا وہ ویڈیو کہیں سے وائرل ہوئی. پھر دوسری پارٹیوں نے بھی انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، لیکن شروعات میں نے کی تھی. اچھا. اس کام میں ہاتھ ڈالا. تو آپ نے وہ جن کی آنکھیں چلی گئی تھیں تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا کیا؟ میرے آواز اٹھانے پہ وہاں کی گورنمنٹ نے ان کو 10-10 لاکھ روپیہ اور ایک گورنمنٹ نوکری دی. اچھا. تو میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے کہ وہ جب ان کو 10 لاکھ ملا، وہ باہر آ کے انہوں نے میرا نام لیا کہ وہ کراچی سے آئی بیٹی جو ہماری آواز بنی. آج اس کی وجہ سے ہمیں یہ 10-10 لاکھ ملا. تو مجھے انہوں نے دعائیں دی، میرے لیے یہی بہت کچھ. تو ان ساری باتوں کے پیچھے آپ کا مقصد صرف ایک ہے کہ اپنے ملک کی خدمت کرنا، اس عوام کی، اس قوم کی خدمت کرنا. آپ نے بتایا کہ آپ کے بیٹی کو انڈا نہیں بنانا آتا تھا، یہی بات ہو رہی تھی ہماری. تو ماں کے لیے بچے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنس رکھتے ہیں، بچے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے دوسروں کی مدد کے لیے آپ رات رات بھر باہر رہتی تھی. یہ مطلب مثال کسی سے کم نہیں ہے. یہ ایک زندہ مثال ہے ہمارے سامنے، ایک ہمدردی کی مثال ہے. اور اللہ کرے آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں اور بہت اچھا آپ ایک ایم، ایک مشن لے کر چل رہی ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شو کو کرتے ہیں تھوڑا سا نارملائز، بہت کر لی ہم نے سیریس باتیں، اب چلتے ہیں آپ کی پرسنل لائف کی طرف. مجھے یہ بتائیں اسکولنگ کہاں سے تھی آپ کی؟ میں نے ابتدائی تعلیم ایبٹ آباد سے حاصل کی، پھر گریجویشن ایبٹ آباد ڈگری کالج سے کی. اچھا. تو اسکول میں شرارتی تھیں؟ نہیں، میں خاموش طبیعت. وہ تو بھی ایسے لگ رہا ہے، اتنا سویٹ سا آپ کا لہجہ ہے اور اتنے دھیمے لہجے میں آپ بات کرتی ہیں. تو کبھی امی سے مار پڑی بچپن میں؟ میں شروع سے میں کہتی ہوں کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کریں کہ کوئی مجھے بولے. مطلب میری کوشش ہوتی تھی کہ میرے سے سب لوگ خوش ہوں. مطلب آپ کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں کرتی. اس طرح کے لوگ ویور صرف کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن آج ہمارے سامنے جو ہے یہ ایک زندہ مثال بیٹھی ہے. میں آپ کو سلوٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کہاں ملتے ہیں بھی میری ماں مجھے بولتی ہے یہ بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے. پھر تو تب آپ کو فخر ہوتا؟ اور میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں ایک اچھی ماں بھی ثابت ہوں، ایک اچھی بیٹی بھی ثابت ہوں، ایک اچھی بیوی بھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے بچوں کی کبھی اسکول سے چھٹی نہیں کرائی. اچھا. ڈیلی ایک اسٹرکٹ ماں ہے آپ. کالج کہاں سے پڑھا آپ نے؟ ایبٹ آباد ڈگری کالج. ایبٹ آباد ڈگری کالج، وہ بھی گرلز کالج تھا؟ جی جی. تو کالج میں یہ جذبہ تھا آپ کے اندر؟ خدمت کا جذبہ شروع سے ہی تھا. میرے کوئی فیملی میں اڑوس پڑوس میں اگر کوئی بیمار ہو جائے میں چھپ کے اس کے لیے روتی تھی. اتنا جذبہ کس کو دیکھ کر آیا؟ کسی سے انسپریشن ملی آپ کو؟ کسی کو دیکھا تھا آپ نے؟ مقصد جس گھر میں یا یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اندر ایک چیز؟ یہ ایک تو اللہ کی طرف سے بھی تھا اور دوسرا ہمارے ماں نے پرورش ہماری اس طرح کی کہ ہم ایک جوائنٹ فیملی میں
रहते थे। अच्छा, फिर हमारी अम्मी की कोशिश होती थी कि सास नंदे खुश रहे, सही, तो किसी से कोई शिकायत ना आए, शिकायत ना आए। जो मोस्टली एक जो है नॉर्मल माँ को एक टेंशन होती है कि मेरे बच्चों की शिकायत नहीं आए जॉइंट फैमिली सिस्टम में, है ना। तो उस वजह से अपनी माँ को देख देख के मेरी फुप्पियाँ आ जाएं, अम्मी उनका ख्याल बहुत ज्यादा रखती थी, कोई आप अड़ोस देखती थी? हाँ। तो आज भी मेरी माँ, मैं कहती हूँ जो कुछ मैंने सीखा है अपनी माँ से सीखा है। शुरू शुरू में मैं बोलती थी अम्मी बहुत ही सादा तबीयत की है, ये ही होता था। कोई फैमिली में कोई छोटा बच्चा भी आए ना, बोले आपने ये नहीं ऐसे करना है, तो मेरी जैसे लोगों में गुरूर होता है कि मैं किसी बच्चे की क्यों सुनूं। मेरी अम्मी एक बच्चों से लेके बड़ों से, अड़ोस पड़ोस, मैं कहती हूँ कि पूरी फैमिली में कोई बोले उसकी कोई भी ख्वाहिश है खाने पीने पहनने ओढ़ने की, मेरी अम्मी की कोशिश होती थी कि मैं पूरा करूं। ये बहुत रेयर है, क्योंकि आजकल की माएँ तो अपने बच्चों की नहीं सुनती, आपकी अम्मी जो है वो मतलब दूसरे बच्चों की भी सुन लेती थी। इट्स वेरी रेयर। यूनिवर्सिटी भी आपने वहीं से एबटाबाद से पूरी की अपनी? जी। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी? यूनिवर्सिटी यही बीए मैंने किया है एबटाबाद डिग्री कॉलेज से ही आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद ऑब्वियसली आपकी शादी होगी। फिर शादी इधर आई तो सियासत में पहले भी थी। मैं ये नहीं पूछूंगी क्योंकि मैं हर अपने गेस्ट से व्यूअर्स पूछती हूँ कि शादी अरेंज थी या लव थी। ऑब्वियसली आपकी अरेंज हुई होगी। जी जी। देखा मैंने, इसलिए ये सवाल आपसे ज्यादा किया ही नहीं। तो बिल्कुल अरेंज मैरिज हुई और देखा भी नहीं था आपने उनको? नहीं, मेरी खाला का बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बचपन से मतलब साथ बड़े, तो वो आप दोनों ने रजामंदी जाहिर की या आपकी माओ ने रजामंदी जाहिर की? माओ ने रजामंदी की और मेरे हस्बैंड ने भी, जैसे मैं छोटी थी उनके ज़हन में ये था, मतलब बचपन से उनकी आंख आपके ऊपर थी? हाँ, उनके ज़हन में था, मेरे ज़हन में नहीं था। अच्छा। तो मेरी अम्मी भी अक्सर बोलती थी कि ये स्कूल पढ़ रही है, आपने इस तरह की बात उसके सामने नहीं करनी। सही। तो उन्होंने कभी मेरे साथ इस तरह की, फैमिली में से किसी ने ये बात नहीं की कि आपकी मंगनी होगी या खानदान में या इस तरह। लेकिन मैं अपनी शादी से अपने माँ बाप की रजामंदी से की है। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, ससुराल वालों की भी हैं और मेरे मियाँ की। मतलब आपको लगता है कि उनका फैसला बिल्कुल सही था? बिल्कुल सही था। मैं कहती हूँ मेरी कामयाबी और यहाँ तक पहुँचने में ये दुआएं हैं, सबकी दुआएं शामिल हैं, सबकी सपोर्ट आपको है और सबकी एक पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं ना, वो आपके साथ हैं। और अल्लाह करे कि आप और आगे जाएं। बच्चे माशाल्लाह कितने आपके? 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। तो तीनों अभी छोटे हैं या बड़े हैं? बड़ा बेटा 16 साल का है। अच्छा। और 1 बेटा 11 साल का और बेटी 9 बच्चों में किसी में आपने देखा कि आप जैसा कोई है? मकसद मैंने अपनी माँ से देखा को देख के मेरे में जो आते थी मेरे बच्चों में भी है। अभी मेरी बेटी 4-5 साल की थी, मेरे घर में कोई आए, वो कूलर पड़ा होता था, मैं सुबह ही ठंडा पानी डाल के रख देती। मेरी बेटी कोई भी ऊपर आए घर में, जो ही वो बैठे उसके बाद वो कूलर के पास जाती थी, गिलास रख के। वो चलना भी उससे ठीक तरह नहीं आया था। मतलब उसने आपको देख के वो आपकी तरह अपने घर में जो आता था उसको पानी पिलाती थी। और अक्सर मैंने ये चीजें नोट नहीं की, तो वो लेडीज मेरी बच्ची को प्यार करती थी, कहती कि ये देखो हमने मांगा भी नहीं है और ये ठीक तरह वो उठा भी नहीं सक रही गिलास। तो माशाल्लाह आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो बेटों में से किसी के अंदर है सियासत में आने का कोई आपकी तरह? सियासी से ज्यादा तो सोशल है मेरे बच्चे तीनों। अब आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल तो होगे ना। आजकल के बच्चे तो सिर्फ मोबाइल फोन से चलते हैं और मोबाइल फोन ही उनको चाहिए होता है। एनीवेज, हस्बैंड आपके साथ मतलब ऑब्वियसली सपोर्टिव हैं, सब कुछ है। आप दोनों में जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले मनाता कौन है? जो गलत हो, अगर मैं जिस जगह पे मैं गलत हूँ मैं माफी मांग लेती हूँ। अच्छा। अगर वो गलत है तो वो, और ज्यादातर हमारा झगड़ा होता ही नहीं है। ये बात मैं मान नहीं सकती। यहाँ मांगी बहुत है। अच्छा। जो मैं सोचती हूँ, बाज़ दफा मैं सोचती हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, तो वो आगे से कहते मैं भी यही चाह रहा हूँ।
तकरीबन मैंने 100%। बहुत रेयर सुना है कि हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। ये तो मेरे शोहर जब आए आप उनसे भी पूछ ले। अच्छा। और मैं कहती हूँ कब मेरे लिए वो दुआ करते हैं कि आप जिस तरह थकती हो, हाँ। मुझे देखते हैं ना, ये दिन को भी जा रही है, रात को भी, कभी अस्पताल में है, कभी किधर बिजी है, शेड्यूल चल busy रहा होता है schedule। आपका। तो वो मेरे लिए अक्सर दुआएं करते हैं कि ये जितनी आप मेहनत कर रही हो अल्लाह पाक इसका आपको सिला दे। तो खाना बनाते हैं वो आपके लिए? कभी कुछ बनाया उन्होंने आपके लिए? खाना ज्यादातर मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा। हाँ, अगर मैं ना हूँ तो कभी कभार बना आपके देते। लिए उन्होंने कभी बनाया कुछ, या चाय वगैरह कुछ बनाई आपके लिए? मकसद कभी कभार अगर बच्चे इसरार करें कुछ ना कुछ बना देते हैं, कभी कभार। बच्चे इसरार करें आपको मतलब इम्प्रेस करने के लिए या आपको खुश करने के लिए कभी कुछ नहीं बनाते? मोहब्बत में होता है ना, उठ के बीवी के लिए चाय बना दी। नहीं, उस तरह तो वो हर तरह का मेरा ख्याल रखते हैं। पानी बाहर से आऊं बच्चों को बोल देते हैं या खुद के ये पानी पियो। चलें जी, आप जो मकसद लेके चल रही हैं, अल्लाह करे आपको, अल्लाह आपको कामयाब करे। और आने वाले दिनों में जैसा कि आप बोल रही हैं, आपकी पार्टी भी है 2023 में। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और व्यूअर्स, मेरे शो का वक्त हुआ जा रहा है खत्म, और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।